स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल यहाँ पर हमने जो कल की क्लास में यहाँ पर देखा था व्यंजनों का जो वर्गीकरण था वो किस प्रकार से हुआ था। आज यहाँ पर जो चर्चा है उसको कंटिन्यू करते हैं। जो भी अपनी वार्ता थी उसको भी यहाँ पर विधिवत तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम क्या था, व्यंजन। और बहुत अच्छे से समझा था कि व्यंजन वर्ड कौन कौन से होती हैं, व्यंजनों के यहाँ पे प्रकार कितने होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तथा यहाँ पर मुख्यतः व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं और सामान्यतः यहाँ व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया था वो किस प्रकार से किया गया था, तो इस चर्चा को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पर मेहनत कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम चर्चा को जारी रखते हैं और देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जो क्लास चल रही थी। तो यहाँ पर जो आपका व्यंजन है, तो व्यंजनों के जो प्रकार थे वो कितने प्रकार के थे, तो आपको पता है 3 प्रकार से हमने व्यंजनों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। लेकिन यहाँ पर जो मुख्यतः आपके व्यंजनों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कामता प्रसाद गुरुजी जो यहाँ पे सागर के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया था, वर्णमाला का यहाँ पर वर्गीकरण किया था। जो स्वर और व्यंजन 2 प्रकार से उन्होंने वर्णमाला को बांट दिया। लेकिन यहाँ पर एक और व्यक्ति एंट्री मार देता है जिसका नाम था किशोरी लाल वाजपेयी। तो किशोरी लाल वाजपेयी जी ने क्या किया कि वहां पर वर्णमाला के 3 भाग कर दिए। उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया था अयोगवाह, जिसमें अम और आहा दोनों को रखा गया था। क्योंकि ये प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में परेशान करता है कि अयोगवाह नाम देने वाला व्यक्ति कौन था, नाम देने वाला शख्स कौन था, नाम देने वाला यहाँ पर विद्वान कौन था। तो वो थे आपके किशोरी लाल वाजपेयी जी, जिनको हिंदी का पाणिनि भी आप लोगों ने कहा था। अब यहाँ पर देखना, जो व्यंजनों का वर्गीकरण था, सबसे पहले आता है आपका स्पर्शीय व्यंजन। कौन सा आता है, स्पर्शीय व्यंजन। अब यहाँ पर स्पर्शीय व्यंजन इसका नाम था, लेकिन एक और नाम मैंने आपको बताया था, वर्गीय व्यंजन। क्या नाम था इसका, वर्गीय व्यंजन। दूसरा जो इसका टाइप था वो था आपका अंतस्थ व्यंजन। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो अंतस्थ व्यंजन से ही बनते हैं। आपके किसी भी परीक्षा के प्रश्न उठा के देख लो, क्योंकि आपको मिल जाएगा या, वा, रा। तो यहाँ पर आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत प्रकंपित, पार्श्विक, लुंठित, इतनी ध्वनियां आती हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न भी आपके कहाँ से बनेंगे, तो वो अंतस्थ व्यंजन से बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी जो व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन का एक और नाम होता है, वो नाम आपका कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन। क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर आता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा आता है, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो लास्ट में सबसे अंत में जो इसका टाइप आता है वो आता है द्विगुण। कौन सा आता है, द्विगुण। और द्विगुण के भी बहुत सारे नाम थे, हमने देखे थे मेरे प्यारे साथियों। एक इसका नाम था ताड़नजात, ठीक है। एक इसका नाम था मेरे प्यारे साथियों उच्छिप्त, एक इसका नाम था उश्रिप्त। और यहां पर इसके बहुत सारे नाम होते हैं, फेंका हुआ भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेंका हुआ। तो यहां पर इतने सारे नाम थे, लेकिन आपका यहां पर यह प्रश्न कई बार बन चुका है कि ताड़नजात ध्वनि कौन सी होती है। तो ताड़नजात ध्वनि आपकी किसके अंतर्गत आएगी, द्विगुण के अंतर्गत। कौन से वर्ण होते हैं उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखना स्पर्शीय व्यंजन आपके क्या होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन की यदि परिभाषा की बात करें, स्पर्शी का मतलब होता है स्पर्श करना। अब स्पर्श किसको करना, तो मुख से वायु उच्चरित होती है, उसके आधार पर ही स्वर और व्यंजनों का क्या किया था, वर्गीकरण। लेकिन यहां पर मुख से उच्चरित वायु यदि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत को या किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई जब बाहर निकलती है तो वो आपका क्या कहलाता है, स्पर्शीय व्यंजन कहलाता है। जैसे यदि हम बात करें तो यहाँ पे का से लेके मां तक की जो ध्वनि है वो आपकी क्या कहलाती हैं, तो स्पर्शीय व्यंजन कहलाती हैं। अब यहाँ पे बात करोगे सर स्पर्शी व्यंजन की और कोई परिभाषा, तो यहाँ पर एक बात का याद रखना कि स्पर्शी व्यंजन का मतलब ही होता है कि वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। तो कह सकते हैं कि जब मुख से उच्चरित वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई जब बाहर निकलती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो आपके वर्ण आते हैं वो का से लेके मां तक, इनकी जो संख्या होती है या कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, 25 होती है।
कितनी होती है 25। और इसमें यहां पर का से लेके मां तक तो इसमें वर्ग आते हैं। अब वर्ग कौन कौन सा होता है, तो इसमें का वर्ग भी आ गया, इसके बाद बात करें तो चा वर्ग भी आ गया, इसके बाद यदि बात करें तो टा वर्ग भी आ गया, इसके बाद बात करें तो ता वर्ग भी आ गया, और लास्ट में यदि हम बात करें तो पा वर्ग भी आ गया। ये बताओ यहां पर कितने वर्ग हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो 5 वर्ग हो गए। ये बताओ यहां पर 5 वर्ग होने के कारण वर्ग हो गया, मतलब क्या नाम दे दिया इसको, वर्गीय व्यंजन कह दिया। क्या कह दिया, वर्गीय व्यंजन। दूसरे तरीके से इसको समझना, वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है 25 जो किसी संख्या का स्क्वायर या वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25, 5 का ये वर्ग है, तो यहां पर इसका नाम क्या रख सकते हैं हम, वर्गीय व्यंजन भी इसको कह सकते हैं। तो आपको सीधी सीधी भाषा में यदि बात करें तो स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है का से लेके मां तक के जो वर्ण हैं वो आपके स्पर्शी व्यंजन में जाते हैं। यहां पर इनके 5 भाग कर दिए गए हैं, 5 वर्गों में इसको बांट दिया गया है, और 5 वर्गों में बांटने के कारण इसका नाम क्या रख दिया, वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है, 25। क्लियर हुआ जी, बिल्कुल। अब यहां पर देखना, अगला आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की यदि बात करें तो अंतस्थ व्यंजन आपका क्या होता है, अंतस्थ का मतलब होता है अंत धन अस्त। तो यहां पर देखना, अंदर ही अंदर क्या होगा, अंदर ही अंदर, तो यहां पर अंदर ही अंदर मतलब वायु, तो वायु क्या होगी यहां पर, अंदर ही अंदर क्या करेगी, घूमेगी। तो यहां पर कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घुमड़कर बाहर निकलती है, तो वायु यदि घुमड़कर बाहर निकलेगी या घूमकर बाहर निकलेगी तो वो आपके कौन से व्यंजन कहलाएंगे, तो उन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। तो यहां पर इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि वायु घुमड़कर बाहर निकलती है। कैसे निकलती है, घूम घूम कर। तो कह सकते हैं जब वायु मुख के अंदर घूमती रहती है उसके बाद वहां पर क्या होता है, जब बाहर वायु प्रवेश करती है या यहां पर बाहर वायु जब उच्चरित होती है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या पूछ ली जाती है, तो यहां पर यदि संख्या की बात करें तो इसमें आता है य, र, ल और वा। तो यहां पर कितने वर्ण आ गए, 4। आपसे यह प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रकंपित कौन सा है, अर्ध स्वर कौन सा है, लुंठित कौन सा है तथा पार्श्विक वर्ण कौन सा है। तो यहां पर इस तरीके से आपके प्रश्न बनेंगे। तो देखना यहां पर, अब यहां पर 4 वर्ण आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। अब देखना यहां पर सबसे पहले यदि बात करें रा की, तो जो रा आपके सामने दिख रहा है इसका एक और नाम होता है, इसका नाम क्या होता है तो वो समझ लीजिएगा, इसको प्रकंपित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकंपित, या इसका एक और नाम होता है, वो नाम होता है लुंठित। कौन सा होता है, लुंठित। लेकिन यहां पे सर हमको समझ में नहीं आया प्रकंपित का मतलब क्या होता है, लुंठित का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले प्रकंपित का मतलब समझते हैं। प्र का मतलब होता है पहले वाला भाग, क्या होता है, पहले वाला भाग या पहला भाग, और कंपित का मतलब होता है कंपन, वाइब्रेट होना। तो यहां पर जब जीव का अग्रभाग कंपन करने लगता है या जब जीव का अग्रभाग हिलने लगता है तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रकंपित कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकंपित। तो यहां पर हम कह सकते हैं जीव का जब अग्रभाग कंपन करेगा मतलब जीव का अग्रभाग क्या है, लुढ़कने लगता है। लुढ़कने लगता है मतलब वो इधर उधर गिरने लगता है। तो लुढ़कने के कारण इसका एक और नाम पड़ गया जिसका नाम क्या रख दिया, लुंठित। तो यहां पर प्रकंपित की यदि परिभाषा की बात करें तो वह ध्वनि जिसमें जीव का अग्रभाग क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रकंपित कहते हैं। क्लियर हुआ जी, बिल्कुल। इसके बाद यहां पर आता है ला। तो यहां पे ला का प्रश्न आपका पूछ लिया गया है। यदि आपने पेपर दिया होगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पे जो आपकी परीक्षा होती है, टीजीटी परीक्षा या कह सकते हैं जो आपकी यूपी टेट वगैरह जो परीक्षा होती है, सबसे ज्यादा प्रश्न आपका ये पूछा गया है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। तो पार्श्विक व्यंजन आपका ला होता है। क्योंकि ला को पार्श्विक क्यों कहते हैं ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि पार्श्विक का मतलब क्या होता है, तो पार्श्विक का मतलब होता है कि यहां पर 2 हिस्सों से टकराकर वायु बाहर निकलेगी।
पार्श्व, आपने देखा होगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल देखा होगा, तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं मतलब दोनों पार्टों को क्या है, कोई ना कोई भाग टच करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीव के जब दोनों हिस्सों से वायु बाहर निकल कर जाती है तो वो आपका क्या कहलाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर पार्श्विक का मतलब हो गया कि जीव के दोनों भाग को स्पर्श करके वायु बाहर निकलती है। तो जीव के जब दोनों भाग को स्पर्श करती हुई वायु बाहर निकलेगी तो वो आपका क्या बन जाएगा, पार्श्विक व्यंजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पार्श्विक। क्लियर हुआ जी, बिल्कुल। तो यहां पर अंतस्थ नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछेगा ला या फिर रा। तो ला का नाम क्या रख दिया, पार्श्विक, और रा का नाम क्या रख दिया हमने, प्रकंपित। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद यहां पर देखते हैं, तो यहां पर अगला जो बिंदु आता है वो है आपका संघर्षी व्यंजन। संघर्षी का मतलब देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संघर्ष करना। आप लोग भी संघर्ष में लगे हुए हो, क्योंकि तैयारी करते हुए बहुत दिन हो गए, तो आप लोग भी संघर्ष कर रहे हो। मतलब ये बताओ, संघर्ष कर रहे हो मतलब आपके अंदर भी आग लगी हुई है। तो आग लगी हुई है मतलब ये ऊष्म होगा। क्या होगा, ऊष्म। ऊष्म का मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो यहां पर ऊष्मा। तो मेरे प्यारे साथियों, नाम से जब स्पष्ट हो रहा है तो इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो। मतलब वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है। अब संघर्ष करना पड़ता है तो आपको पता है कि जब वायु रगड़कर बाहर निकलती है, तो जब ये बताओ दो पार्ट के बीच में जब वायु क्या होगी, रगड़ेगी, तो उसमें क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा। या मान लो दो वस्तुओं के बीच में जब आपस में क्या होता है, घर्षण होता है, तो उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहां पर क्या होगा कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु रगड़कर बाहर निकलती है। कैसे निकलती है, रगड़कर वायु बाहर निकलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे हम क्या कहेंगे, इसे ही हम कहेंगे ऊष्म व्यंजन। क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन। या संघर्ष करती हुई जब वायु बाहर निकलती है तो उसका नाम भी क्या रख देते हैं, ऊष्म व्यंजन। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो वर्ण हैं वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होगा, एक होता है श, एक होता है स और श और हा। अब देखना यहां पर मेरे प्यारे साथियों, तालु मूर्धा दंत। तो यहां पर ये क्या होता है, तालव्य मूर्धन्य और दंत से बोले जाते हैं। श श स अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कामता प्रसाद गुरुजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनका क्या किया था, उच्चारण किया था। बाकी आप लोगों से, बहुत सारे टीचरों से पढ़े होंगे, वो बोलते हैं कि इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आपको पता होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो भी इनका उच्चारण नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा, श्याम सुंदर वर्मा, वो भी जब इसका उच्चारण नहीं कर पाए थे। किशोरीलाल वाजपेयी भी जब इसका उच्चारण नहीं कर पाए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं भी इसका उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि ये बताओ, जिस व्यक्ति ने इनका उच्चारण किया था वो एक ही व्यक्ति था, उनका नाम था कामता प्रसाद गुरु। लेकिन ये जरूर पता है कि सर ये किससे बोला जाता है, तालु से, ये किससे बोला जाता है, मूर्धा से, और ये किससे बोला जाता है, दंत से। मतलब यहां पर तालु से यदि वर्ण बोला जाएगा तो वो आपका श, यहां पर यदि मूर्धा से बोला जाएगा तो वो श, और यहां पर दंत से बोला जाएगा तो सा। मतलब जीभ यदि दंत को टच करती है तो ये वाला सा बनेगा, यदि मूर्धा को टच करेगी तो ये वाला, यदि यहां पर तालु को टच करेगी तो ये वाला सा बनेगा। तो कह सकते हैं कि संघर्षी और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं। कितने होते हैं, चार। क्लियर हुआ जी, बिल्कुल। अब देखना यहां पर अगला जो आपका बिंदु आता है वो कौन सा बिंदु है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब आपको पता है, देखना डेफिनेशन आप खुद बना दोगे, क्योंकि इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और श्रा। तो छ, त्र, ज्ञ, श्रा, इसमें ये क्या आ गए, वर्ण आ गए। अब देखना, जब ये वर्ण इसके अंतर्गत आए हैं तो आपको पता है जो छ होता है वो दो वर्णों के मेल से बनता है। इसमें कौन कौन सा होता है, तो क प्लस सा, ठीक है। इसके बाद यहां पे श्रा की बात करें तो त्रा जो बनता है आपका वो किससे बनता है, ता प्लस रा से। ज्ञा की बात करें तो ये बनता है जा प्लस इया, किससे बनता है, तो जा प्लस इया से। और श्रा जो है वो किससे बनेगा, तो शा प्लस रा से। अब देखना इसकी डेफिनेशन आप खुद बनाओगे, देखते हैं कैसे। ये बताओ, जो का वर्ण है वो क्या है आपका, तो वो भी व्यंजन है, और यहां पर जो सा है वो भी क्या है, व्यंजन है। ये बताओ, दो व्यंजन वर्ण आपस में मिल रहे हैं, तो आपस में मिल रहे हैं तो मतलब ये क्या हो रहे हैं, संयुक्त हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि
दो व्यंजनों के मेल से, किसके मेल से, दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनता है वो आपका क्या कहलाता है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त। तो यहां पर सीधी सीधी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो कि दो व्यंजनों के मेल से जिस वर्ण की उत्पत्ति होती है उस वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4। छ, त्र, ज्ञ और स्रा कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यहां पर कह सकते हैं कि आपके संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। क्लियर हुआ। अब देखना यहां पर ये आपके सामने संयुक्त व्यंजन हो गए। अब यहां पे बात आती है सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपका द्विगुण। द्विगुण का मतलब क्या होता है तो वो भी समझ लीजिएगा। द्वि का मतलब हो गया दो और गुण मतलब यहां पे विशेषताएं। तो दो विशेषताएं उत्पन्न करने वाले वर्ण को ही क्या कहा जाता है, तो द्विगुण कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपके दो वर्ण आते हैं, एक आता है डा और एक कौन सा आता है ढा। अब यहां पर इसकी विशेषता समझ लो। आपको पता होगा यहां पर डा यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है और यहां पर हमने क्या कर दिया, इस बिंदी को यहां पर लगा दिया, तो ये बताओ ये डा बन गया, मतलब यहां पर डमरू वाला। इसके बाद यहां पर देखना ये कौन सा बन गया, पंचमा अक्षर का वर्ग का, मतलब डा बन गया। तो यहां पर कितने प्रकार से दिख रहा है आपको, 2 प्रकार से दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि दो गुण उत्पन्न करने वाली ध्वनियों को ही क्या कहा जाता है, द्विगुण कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से लिखना है। मान लो मेंस वगैरह में लिखना है आपको, तो मेंस में किस प्रकार से लिख सकते हैं तो वो भी समझ लीजिएगा कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण एक झटके में कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है, एक झटके में, क्योंकि जीभ आपकी झटके से क्या होती है, मूर्धा से टच होती है। यहां पर कह सकते हैं कि जब जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है तो वो आपकी कौन सी ध्वनियां बनती हैं, तो उनको द्विगुण ध्वनियां कहते हैं। तो यहां पर इनके उच्चारण में क्या होता है, इनका सीधा उच्चारण एक झटके में कर दिया जाता है तथा दो गुण ये प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं और वो दो कौन कौन से हैं, डा और ढा। लेकिन याद रखना इसकी विशेषता है, एक विशेषता क्या है, तो इनसे कभी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। इनसे शब्द प्रारंभ नहीं होता, तो शब्द प्रारंभ इनसे नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि यहां पर इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होगा। ये कहां आएंगे, या तो मध्य में आएंगे या पीछे आएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द होता है मेढक। क्या होता है, मेढक। एक आपने सुना होगा सड़क। क्या होता है, सड़क। तो यहां पर मेढक और सड़क ये क्या है, आपके सामने दो शब्द बने हुए हैं। तो यहां पर इन वर्णों से कभी भी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। याद रखना ये वर्ण कब आएंगे, आपके शब्द के बीच में आएंगे या फिर अंत में आएंगे, कभी प्रारंभ में नहीं आएंगे। यहां तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? जी बिल्कुल, क्योंकि यहां पर इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। यदि बात करें तो इसको ताड़न जात भी कहते हैं, इसको उच्छिप्त भी कहते हैं, इसको उश्रिप्त भी कहते हैं तथा इसको फेंका हुआ भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? जी बिल्कुल। तो यहां पे हमको कुछ भी नहीं समझना मेरे प्यारे साथियों, बस आपको याद करना है जब भी आपके सामने आएगा कि संयुक्त व्यंजन कौन सा है तो छात्राज्ञा सिरा, संघर्षी व्यंजन कौन सा है श शाह, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, प्रकंपित कौन सा है तो रा, लुंठित कौन सा है तो आपका रा, इसके बाद यहां पे पार्श्विक कौन सा है तो हा। यहां तक क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? आप लोगों का एक प्रश्न यहां पर रह गया है, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका हा है इसका एक नाम होता है काकल्य ध्वनि। क्या होता है? इसको काकल्य ध्वनि भी बोलते हैं, क्योंकि इसका सीधा उच्चारण मुख से क्या होता है, सीधा कंठ के माध्यम से इसका उच्चारण हो जाता है, इसलिए इसको काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है, तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए, बाकी किसी से भी गलत हो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हमारा प्रश्न एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने जब भी आएगा हा तो उसको कंठ से बोला जाता है तथा इसको काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम यहां पर चर्चा को जारी रखते हैं। जी बिल्कुल।
चलो अब देखना यहां पर हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों प्राण के आधार पर स्वर। किसके आधार पर? प्राण के आधार पर। तो प्राण के आधार पर मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा यहां पे एक होता है अल्प प्राण और यहां पर एक होता है महाप्राण। अब देखना प्राण के आधार पर भी स्वरों और व्यंजनों का क्या किया गया था? वर्गीकरण। मतलब यहाँ पे व्यंजन का मूल रूप से वर्गीकरण किया गया था, लेकिन किस प्रकार से? तो आपको यहाँ पे व्यंजन याद होने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। कौन कौन से व्यंजन हैं तो देखना यहाँ पर आपको दिए हुए हैं व्यंजन, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको क, ख, ग, घ, या, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, व, भ और म। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गए आपके स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद आपको पता है क्या आता है? य, र, ल और वा। इसके बाद आता है श, श, श और हा। तो यहां पर देखना आपको इनको क्या है बांटना है, अल्प प्राण और महाप्राण में किस प्रकार से बांटेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको रो और कॉलम में बांट दिया। ये आपके पास स्पर्शी व्यंजन थे, इनका क्या किया हमने, रो और कॉलम में डिवाइडेशन कर दिया। इसको बोल दिया पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, ये चौथा अक्षर और ये कौन सा अक्षर? पांचवा अक्षर। अब इसको अपन बोलते हैं का वर्ग। क्या बोलते हैं? का वर्ग। ये कौन सा होता है? चा वर्ग। इसे क्या बोलते हैं अपन? टा वर्ग। और यहां पर ये क्या होता है? ता वर्ग। और इसे क्या बोलते हैं? पा वर्ग। अब देखना यहां पर हमको इन वर्णों को रखना है अल्प प्राण और महाप्राण में। किस प्रकार से रखेंगे? सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन ही पता होना चाहिए कि अल्प प्राण की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको देख लीजिएगा। अल्प, ये बताओ, इसको अलग अलग कर लो। अल्प धन क्या बन गया? प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है? कम। और प्राण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? वायु। तो यहां पे डेफिनेशन तो स्पष्ट हो गई कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में क्या होगा? कम वायु बाहर निकलेगी। अब कम वायु बाहर कैसे पता चलेगा? सर हम तो जो भी वर्ड बोलते हैं, बोला यरलावा खत्म, शशा खत्म। मतलब यहां पर हम तो सर जो भी ध्वनि बोलेंगे वो एक समान जाती है, लेकिन कोई ऐसा तो कॉन्सेप्ट होगा इसका कि हम पहचान सके और हमारा उत्तर गलत ना हो। बिल्कुल है। अब यहां पर देखना आपके सामने ये दिए हुए वर्ड हैं। जब भी आपके सामने ये दिए हुए हैं तो देखना जो का है इसको के से बोला जाता है। किससे? के से। खा है इसको के एस से बोला जाता है। जो आपके सामने गा है इसको जी से बोला जाता है और इसको जी एस से बोला जाता है। ठीक है, और इसको एन से बोला जाता है। तो यहां पर देखना आपके सामने ये व्यंजन दिए हुए हैं और व्यंजन दिए हुए हैं तो के और के एच। ये बताओ एक वर्ण है, ये दो वर्ण है, समय किसमें ज्यादा लगेगा? इसमें लगेगा ना। इसमें तो कम लगेगा क्योंकि एक वर्ण का उच्चारण हम जल्दी कर देंगे। तो यहां पर कम समय किसमें लगा? के में। के में लगा मतलब का में। इसके बाद यहां पे जी एच और जी में किसमें लगेगा? तो इसमें लगेगा। और यहां पर के और जी, इसके बाद इसमें भी क्या है? एक वर्ण है, तो यहां पर इसमें भी क्या लगेगा? कम समय लगेगा। तो कह सकते हैं कि यहां पर किसी वर्ण के उच्चारण में यदि हमको कम वायु बाहर निकालनी पड़ती है वो आपका क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। क्योंकि नाम ही है अल्प प्राण, कम वायु बाहर निकलेगी तो हम भी पहचान लेंगे ना, क्योंकि हमको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। इंग्लिश इज वेरी गुड। और इंग्लिश हमको जब अच्छे से आ रही है तो हम कह सकते हैं कि का को के से प्रदर्शित करते हैं और के में क्या लगेगा? समय कम। के एच में क्या लगेगा? ज्यादा। जी में क्या लगेगा? कम। जी एच में क्या लगेगा? ज्यादा। एन में क्या लगेगा? कम लगेगा। इसी प्रकार किसी भी वर्ण को उठा के देख लो। जैसे इसको बात करें तो इसको किससे लिखा जाता है? तो आपको भी पता है, इसको सी एस से और इसको सी डबल एच से। तो ये बताओ यहां पर सी एच और सी डबल एच, समय किसमें कम लगेगा? चा में। इसको जे से लिखते हैं और इसको जे एच से लिखते हैं, तो यहां पर समय किसमें कम लगेगा? जे में। और ये तो पंचमा अक्षर किससे लिखा जाता है? एन से लिखा जाता है। तो यहां पर जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लग रहा है तो कह सकते हैं कि किसी भी वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, या का वर्ग का हो या चा वर्ग का हो या टा वर्ग का या ता वर्ग का या पा वर्ग का, तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, तो यहां पर लिख सकते हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण किस में जाएगा आपका, तो अल्प प्राण में जाएगा। किस में जाएगा, अल्प प्राण में जाएगा। जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तो यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर अल्प प्राण में कौन कौन सा जाएगा आपका, तो पहला, तीसरा और पांचवा। अब बचा क्या अपने पास, तो बचा यहां पर दूसरा है और यहां पर कौन सा है, चौथा है। तो यहां पर महाप्राण की यदि हम बात करें तो इसमें क्या बचेगा, दूसरा और चौथा। लेकिन इसकी डेफिनेशन तो सिंपल है ना, महा का मतलब होता है ज्यादा और प्राण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वायु। तो यहां पर ज्यादा वायु जब बाहर निकलेगी तो वो आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण कहलाएगा। तो कह सकते हैं कि जब यहां पर ज्यादा वायु उत्पन्न होती है तो वो आपका क्या बन जाता है, महाप्राण बन जाता है। क्लियर हुआ। अब देखना यहां पर ये बताओ, हमने पढ़ा था संघर्षीय व्यंजन। संघर्षीय व्यंजन जब पढ़ा था तो संघर्ष मतलब क्या होगा कि यहां पे वायु उत्पन्न होगी, वायु उत्पन्न होगी मतलब ऊष्मा ज्यादा लगेगी। तो यहां पे ऊष्मा ज्यादा लगेगी तो वायु भी ज्यादा लगेगी। तो यहां पर आपका श और हा, ये किस में जाएगा आपका, अल्प में नहीं जाएगा। क्योंकि आप लोग गलती क्या कर देते हो, यहां पे इसको अल्प में लिख देते हो। क्योंकि आप लोग ये बताओ, श हा है, यहां पर जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो श, ये बताओ वायु क्या है, कम लगेगी। या का तो हमने सीधा कर लिया, क्योंकि वायु घूमकर बाहर निकलेगी तो कम मात्रा में निकलेगी। तो यहां पे आप लोग ये वाली गलती मत करना, सबसे ज्यादा स्टूडेंट कर देते हैं। तो यहां पर इसको हम कहां रख देंगे, इसको हम महाप्राण के अंतर्गत रख देंगे। तो इसमें क्या बचेगा आपका, य, र, ल और वा। क्या बचेगा, य, र, ल, वा। इसमें क्या पहुंच जाएगा आपका, श और हा। अब देखना ये हो गया आपका अल्प प्राण और महाप्राण। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। जी बिल्कुल। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद चर्चा को हम जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। चलो इसके बाद यहां पर देखना, इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो आता है घोषत्व के आधार पर। किसके, घोषत्व के आधार पर या कंपन के आधार पर। तो यहां पर देखना घोषत्व के आधार पर आपका कौन कौन सा ऐसा वर्ण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, घोषत्व तो यहां पर इसके भी दो पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक होता है इसमें अघोष, बिल्कुल घोष का मतलब ही होता है कंपन। क्या होता है, कंपन। और दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है सघोष। सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं सघोष के, लेकिन यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि बहुत सारे आपके डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सघोष में बहुत सारी ऐसी ध्वनियां हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले हमको वही करना पड़ेगा, क्योंकि का से लेके मां तक लिखना पड़ेगा, यारा लावा शा शाह। तो यहां पर क्योंकि उसी से हम डिफाइन कर पाएंगे कि यहाँ पे सघोष कौन सा होता है, अघोष कौन सा होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क, ख, ग, घ, या। चलो अब देखना यहां पर इसको हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां पर इसको भी क्या है, रो और कॉलम में बांट दो। जब रो और कॉलम में आप लोग बांट दोगे ना तो सबसे सिंपल हो जाएगा समझना। वो किस प्रकार से, तो सबसे पहले देखते हैं अघोष। आ का मतलब जहां कहीं भी आपका आ लिखा है मतलब होगा नहीं, और घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, या कह सकते हैं झंकृति। क्या होता है,
झंकृति, झंकार। तो यहाँ पर वे ध्वनियां जिनमें क्या होता है, ना के बराबर कंपन होता है, या जिनके उच्चारण में यहाँ पर कंपन कम होता है या ना के बराबर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अघोष ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अघोष। तो इसमें कौन सा वर्ण आएगा, ऐसा कौन सा वर्ण है सर जिसको हम देख सके कि झंकृति कम होती है, कंपन कम होता है? लेकिन आपको पता है सा का मतलब होता है साथ में, और साथ किसके, तो कंपन के साथ में या झंकृति के साथ में। तो जहां पर आपका कंपन होता है वो आपका क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। इसकी परिभाषा यदि बोले तो सघोष और घोष एक ही प्रकार के हैं, लेकिन परिभाषा की बात करते हैं तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में क्या होता है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है या स्वर तंत्रिकाएं झंकृत होती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, तो उसे सघोष या घोष। आपको घोष दे तो ये मत समझ लेना कि सर घोष के तो दो प्रकार होते हैं, अघोष और सघोष। घोष को ही क्या कहा जाता है, सघोष कहा जाता है, और सघोष को ही क्या कहा जाता है, घोष कहा जाता है। अब देखना इसको भी हम बांटते हैं। तो यहां पर अघोष का मतलब जो वायु की झंकृति होगी या यहां पर जो कंपन होगा, तो देखना क और ख, इसमें कोई कंपन नहीं होता। लेकिन जैसे बोला ग, क्योंकि गा आपका क्या है, एक तो अरबी फारसी से आई हुई ध्वनि है, क्योंकि इसमें नुक्ता लगा दो तो सीधा अरबी फारसी में पहुंच जाएगी। लेकिन यहां पे क और ख तो कह सकते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए, इसके 5 टाइप हो गए। मतलब यहाँ पे सबको नंबर दे दिया। तो जैसे ही आप लोग बोलोगे तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो आपका अक्षर आता है वो किस में जाता है, तो वो जाता है अघोष में। तो यहाँ पे वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो किस में जाएगा आपका, तो वो जाएगा आपका अघोष ध्वनि में। किस में जाएगा, अघोष में। अब बचा क्या सर, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इसको क्या नाम दे देंगे, सघोष। तो यहां पर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो किस में जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो सघोष में जाता है। अब बात आती है कि सर यारा लावा और सासा को किस अनुसार रखा जाता है। तो देखना, जब आपका शा 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 हा और हा, तो यहां पर देखना सा सा की लड़ाई किससे हो गई थी, हा से हो गई थी। हा से बोलते हैं कि तू तो सबसे पीछे ही रहेगा, जब भी तेरा नंबर आएगा 4th नंबर पर ही आ गया तो इसको क्या लग गया, बुरा लग गया। यदि मैं आपसे बोल दूं कि आप लोग तो 4th नंबर पर रहोगे तो बुरा तो लगेगा, इसको भी भयंकर बुरा लगा। तो यहाँ पे सा 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 इन तीनों के साथ मीटिंग हो गई, क्योंकि हमारा स्थान तो यही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पर क्या किया, जब हा ने इनका ग्रुप छोड़ा तो ये किस ग्रुप में पहुंच गया, यारा लावा के साथ में। किसके साथ में पहुंच गया, यारा लावा के साथ में पहुंच गया, और बोल दिया कि आज के बाद जब भी अपनी लड़ाई होगी ना तो हम लोग तो 5 होंगे लेकिन तुम 3 होंगे। तो यहां पर क्या होता है, हा इनका स्थान छोड़कर कहां पहुंच गया मेरे प्यारे साथियों, तो हा आपका यारा लावा मतलब अंतस्थ के साथ जुड़ गया। तो यहां पर जब भी अंतस्थ के साथ जुड़ेगा तो हा को कंठ से बोला जाता है। और ये बताओ, हा को जब आप लोग कंठ से बोलते हो तो क्या होगा, कंपन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कंपन होगा। तो वा में भी कंपन होगा, ला में भी कंपन होगा। रा को जब बोलते हो तो देखना जीव आगे क्या करती है, कंपन करती है, और या को जब बोलते हो तो वो भी वायु घुमड़ती है, तो अंदर ही अंदर क्या होगा, कंपन होगा। ये बताओ, यदि किसी हॉल में साउंड बज रहा है और उसकी जो आवाज है बाहर ना जाए तो उसमें क्या होगा, कंपन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर य र ल व और हा ये किधर पहुंचा दिए आपके, तो या हो गया, रा हो गया, ला हो गया और वाह, और इसमें एक और जुड़ गया हा। ये किधर आ गए आपके, तो ये सघोष और घोष में आ गए। अब बचा क्या अपने पास, बोला सर हमारे पास बचा है सा, स और शा। ये 3 वर्ण बचे हुए हैं, श, श और श। तो यहां पर 3 वर्ण किधर आ गए आपके, अघोष में आ गए। अब एक और चीज याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सभी स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। तो सभी स्वरों को किस में रखा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये रखा जाता है सघोष में। अब यहां पर एक प्रश्न आपका, बिल्कुल जो व्यक्ति यदि एसआई की तैयारी कर रहे तो उनके लिए प्रश्न था कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों आप लोग जवाब दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यहाँ पर सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ये बताओ, गिन सकते हैं ना। देखना यहाँ पर तीसरा जो आपका वर्ण था तो 3 में आपका गा, ज, ड, द, ब, तो गजड दब्बा। तो यहां पर देखना ये कितने हो गए, 5, ये भी कितने हो गए, 5,
और ये भी कितने हो गए आपके 5। तो 5 5 5 मतलब यहाँ पे ये तीनों कितने हो गए 15। तो यहाँ पर देखना ये 15 हो गए। इसके बाद यारा लावा, तो यारा लावा कितने हो गए 5, और स्वर अपने पास कितने हैं 11। तो ये बताओ यहाँ पर यदि पूछ लिया जाए कि सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है। कितनी होती है 31, क्योंकि यहाँ पे 5 5 5 15, यारा लवहा 5 हो गए मतलब 20 हो गए। जब सभी स्वरों को जोड़ोगे तो स्वरों की संख्या 11 पढ़ी थी हम लोगों ने, तो यहाँ पर 20 और 11 कितना हो गया 31। लेकिन सर इसका भी बता दीजिएगा, अगर उधर का याद कर लिया तो इधर का याद नहीं करना। ये बताओ 31 को उल्टे में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे तो 13। 31 का उल्टा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों 13 होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो अघोष वर्णों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 13 होगी। कितनी होगी 13। ये बताओ आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न तैयार हो गया कि अघोष वर्णों की संख्या बताइएगा तो कितनी होती है 13, और सघोष वर्णों की संख्या बताइएगा तो कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों 31 होती है। क्लियर हुआ जी? बिल्कुल। तो यहां पर आप लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद चर्चा को जारी रखते हैं और आगे भी पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जी बिल्कुल। चलो अब देखना यहां पर आता है कि कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के आधार पर। तो यहां पर इसको भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि कंठ तालु दंत मूर्धा के आधार पर यहां पर जो वर्णों का वर्गीकरण किया गया था वो किस प्रकार से किया गया था, कौन सा वर्ण किधर जाता है, किस प्रकार से जाता है, तो ये भी हम समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने आज तक रटा होगा लेकिन रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि रटने वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास एक भी नहीं है। आप लोगों को यहीं के यहीं याद हो जाएगा, ये कन्फर्म है। बस आप लोगों को शिद्दत से पढ़ना है और मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो आपको पता है कोई भी यहाँ पे ब्रह्मा भी आके आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि मान लो तो हार होती है और ठान लो तो जीत होती है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे प्यारे साथी आप लोगों ने सुना होगा कि हमको जिंदगी में बदलना पड़ता है और आप लोग खुद को नहीं बदल सकते। अरे हमको पोस्ट लेनी है तो बदल सकते हैं, जब हमको आगे बढ़ना है तो बदल सकते हैं। जब नेपोलियन बोनापार्ट बदल सकता है तो आप क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा, बिल्कुल, क्योंकि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलना है, यदि हमको बदलना है, क्योंकि हम बदलते हैं ना तो इतिहास बदल जाते हैं। तो आपको भी उसी प्रकार से बदलना है, इतिहास नहीं। हम तो यहाँ पे इतिहास का बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा, जुगनू बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया था, और कौन से स्टेट में कौन सा मान्य मैं भी बता दूंगा। राजस्थान में कौन सा मान्य होता है, यूपी में कौन सा होता है, तथा एमपी वाले बच्चे भी सुन लें एमपी में कौन सा मान्य होता है। एमपी में 2-3 वर्ड अलग से मान्य होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लूसेंट वाला कॉन्सेप्ट है, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाला कॉन्सेप्ट है। इसके बाद राजस्थान में आपको पता है थोड़ा अलग रहता है, यूपी का थोड़ा अलग रहता है, लेकिन हरियाणा का सेम रहता है। देखते हैं यहां पर आपको पता, सबसे पहले तो वही वर्ण लिखने पड़ेंगे जो आप लोग लिख रहे थे। तो सबसे पहले इन वर्णों को लिख लीजिएगा एक बार बहुत अच्छे से। क ख ग घ ञ, च छ ज झ और य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ व भ म। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर सबका। अब देखते हैं इसके बाद बचा क्या है अपने पास, वही है या र ला और वा। इसके बाद श श और हा। अब देख रहे हैं यहां पर हमको इनको बांटना है, तो किस प्रकार से बांटेंगे, तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं हम, का वर्ग, इसको क्या बोलते हैं चा वर्ग, इसको क्या बोलते हैं टा वर्ग,
इसको क्या बोलते हैं अपन, ता वर्ग, और इसको क्या बोलते हैं, पा वर्ग। अब देखना इसको बांट देते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हमको लिखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहां पर देखना मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको एक भी यहां पे वर्ण नहीं रटना है, आपको सिर्फ समझना है कि किस प्रकार से इसमें वर्ण सर आते हैं, किस प्रकार से वर्णों को रखा जाता है। जी अब देखना यहां पर मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये दिया है कंठ, उसके बाद दिया तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, क च ट त पा, 5 वर्ग दिए हैं। 5 वर्गों को हमको बांटना है। देखना किस प्रकार से, बहुत सिंपल भाषा में मैं इसको बांट देता हूं, आप लोग रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो यहां पर ये बताओ, आपके पास यदि मान लो देखना यहां पर आपको ये दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, आपका कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले जब आपकी वायु बाहर निकलती है, तो ये बताओ वायु अंदर से बाहर होती है कि बाहर से अंदर? तो अंदर से बाहर निकलेगी तो सबसे पहले क्या मिलेगा, कंठ मिलेगा। क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपका कंठ मिलता है। कंठ के बाद क्या है, तालु, उसके बाद क्या होता है, मूर्धा, इसके बाद देखना मेरे प्यारे साथियों आपका क्या आता है, दंत, और यहां पर ओष्ठ। तो ये आपको समझना नहीं है, सिर्फ यहां पे सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या मिला, कंठ मिला। उसके बाद देखना जो लटका रहता है, हिलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, तालु। जो जबड़ा होता है उसको बोलते हैं मूर्धा, और कोलगेट का प्रचार करते हैं वो दंत होता है, और सुंदरता आपकी ओष्ठ होती है। तो यहाँ पे पांचों का क्रम पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या मिला, बोला सर कंठ मिला था। उसके बाद क्या मिला, थोड़ा आगे चले तो हमको तालु मिल गया, और जैसे और आगे चले तो मूर्धा मिल गया। थोड़ा और आगे चलिएगा ना तो चल गए ना, दंत मिल गया, और जैसे ही दंत मिला, कोलगेट का प्रचार करके निकले तो ओष्ठ, क्या मिल गया, ओष्ठ। ये बताओ सीक्वेंस लगाना, सबसे पहले कौन सा वर्ग था, का वर्ग था। उसके बाद कौन सा वर्ग था, चा वर्ग था। उसके बाद कौन सा वर्ग था, टा वर्ग था। इसके बाद क्या था, ता और पा। तो ये बताओ सबसे पहले का वर्ग आ रहा है, का से मतलब क्या हो गया, कंठ। क्या हो गया आपका, तो ये बताओ ये जो पूरा आपका दिया हुआ है का वर्ग, वो किस में पहुंच जाएगा, कंठ में। कंठ के बाद हमको क्या मिला था, बोला सर तालु मिला था। क्या मिला था, तालु। उसके बाद तीसरा बिंदु क्या मिला था सर, मूर्धा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या मिला था, दंत मिला था, और लास्ट में हमको क्या मिला था, तो ओष्ठ। क्या मिला था, ओष्ठ मिला था। अब ये बताओ 25 तो याद हो गए ना, बाकी बचा क्या, उसको भी आराम से कर लेंगे। 25 वर्ण आपको बहुत अच्छे से याद हो गए। जब आपको 25 वर्ण याद हो गए, अब बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। तो यहां पर अब बचा क्या है सर, कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। कंठ में क्या आ गया, क ख ग घ य। तालु में क्या आ गया आपका, च छ ज झ य। मूर्धा में क्या आ गया, ट ठ ड ढ अण। और दंत में क्या आएगा, त थ द ध न। और ओष्ठ में आएगा आपका प फ ब भ म। तो यहां पर 25 याद हो गए। लेकिन सर ये बताओ यार अलावा किस में जाएगा, श श श हा किस में जाएगा। अब देखना आपको पता है हा की क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। हा की लड़ाई हो गई थी, तो सा सा सा। इन्होंने बोला सर हम तो सीक्वेंस में आएंगे, मेरा फर्स्ट रहेगा, मेरा सेकंड रहेगा। इसने बोला मेरा थर्ड रहेगा, तो फोर्थ पे आना चाहेगा, ये नहीं आएगा। तो हा ने क्या बोला कि मैं जिंदगी में ऐसा काम कर जाऊंगा कि सबसे ऊपर आ जाऊंगा। बोला ठीक है, ऐसा क्या काम करेगा, तेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे हा बोलता है कि मेरी जो ध्वनि है वो कंठ से बोली जाती है, और कंठ से बोली जाएगी तो हा आपका कहाँ पहुंच जाएगा, हा आपका आएगा कहाँ, ऊपर। कहाँ पर आएगा, ऊपर। इसके बाद देखना हा जब आपका ऊपर आ गया ना, तो यहाँ पे सा का क्रम तीनों का सीक्वेंस में जमा दो। पहले सा, फिर ये वाला सा, और फिर ये वाला सा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तालु मूर्धा दंत, मतलब ये तो तीनों क्या रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही रहेंगे। लेकिन हा कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। तो हा को किससे बोला जाता है, कंठ से। इस सा को मतलब शशि वाला सा किससे बोला जाएगा, तालु से। मनीषा वाला सा आपका किससे बोला जाएगा, मूर्धा से। और संगीता वाला सा किससे बोला जाएगा, तो दंत से बोला जाएगा। अब बोला सर क्या बचा, बोला सर य र ला और वा बचा हुआ है।
इसके लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम स्वर को देख लेते हैं, अपने पास स्वर कौन कौन से हैं। तो अ, ई, उ, ऋषि। इसके बाद आता ए और आई। इसके बाद बचता है आपका ओ, औ, अम और आहा। अब देखना यहां पर आपके सामने स्वर लिखे हुए हैं और स्वर को भी हमको बताना है कि कौन से बोला जाता है। तो सबसे पहले ये बताओ, आ गया तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे हुई थी? कंठ से हुई थी ना। तो यहां पर जब व्यंजनों की स्टार्टिंग कंठ से होगी तो स्वर की भी स्टार्टिंग कैसे होगी? आपकी कंठ से। तो कैसे बोला जाएगा? आपका कंठ से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा? कंठ से। अब यहां पर ये बताओ सर दूसरा रूप किसका आता है? तो च छा, वो किससे बोला जाता? तालु से। तो यहां पर ई को किससे बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो तालु से। किससे बोलेंगे? तालु। अब यहां पर आपको पता है कल हमने पढ़ा था कि सर जो आपका उ होता है, उ को किससे बोला जाता है? तो वृत्ताकार स्वर में आया था। वृत्ताकार का मतलब ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठ। तो उ को कैसे बोलेंगे अपन? ओष्ठ से। अब देखना यहां पर जो ऋषि है आपका, ऋषि का मतलब रा मतलब इस प्रकार ऊपर लगता है। तो ऐसा कौन सा आपका जो शब्द है जिसमें ऊपर रा लगता है? तो मूर्धा में लगता है, क्योंकि रा बोलोगे तो जीभ कहाँ मूर्धा से टच होती है। तो रा आपका किधर जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसको बोलते हैं हम मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य या मूर्धा या मूर्धंत। तो यहां पर ये किस में पहुंच जाएगा? आपका मूर्धा में। लेकिन बात आती सर ए और आई का समझ में नहीं आया। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं ए और आई का। तो यहां पर देखना आपके सामने यहां पे दिया हुआ है ए। ये किससे बनता है? तो आ प्लस ई से बनता है। आ प्लस ई से बनेगा। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों आ को किससे बोलते हैं? कंठ से। और ई को किससे बोलते हैं? तालु से। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? कंठ तालु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंठ तालु। तो ये बताओ जो आपके सामने दिया हुआ है ए और आई, ये किससे बोला जाएगा? तो कंठ तालु से। किससे? कंठ तालु से। इसके बाद यहां पर देखना मेरे प्यारे साथियों आपको दिया हुआ है ओ और औ। तो ओ और औ किससे बोला जाता है? तो ये भी समझ लीजिएगा। आपको दिया है ओ का मतलब होता है आ प्लस उ से बोला जाता है। आ का मतलब यहां पे क्या हो गया? कंठ। उ का मतलब क्या हो गया? आपका ओष्ठ। तो दोनों को मिला दोगे तो आपका क्या बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो कंठोष्ठ। क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। तो यहां पर देखना ये दोनों जो आपके वर्ण हैं वो किससे बोले जाएंगे? तो ये बोले जाएंगे कंठोष्ठ से। किससे? कंठ धन ओष्ठ। तो यहां पर कंठोष्ठ बन गया। अब ये बताओ आ ई उ ए ऐ ओ औ रटना पड़ेगा? नहीं रटना पड़ेगा, आपको सिर्फ दो याद करने हैं, क्योंकि आपकी वर्णमाला की स्टार्टिंग कैसे होती है? आ से। तो सबसे पहले हमको जब भी उच्चारण करेंगे किसी भी ध्वनि का तो वायु कहाँ टकराएगी? तो कंठ से टकराएगी। तो सबसे पहले कंठ मिला, तालु मिला। इसके बाद उ को हम पढ़ चुके हैं वृत्ताकार आधार पर। तो ओष्ठ के आधार पर हमने पढ़ा था। तो उ किस में पहुंच जाएगा? आपका ओष्ठ में। इसके बाद बात करें मूर्धा। मूर्धा का मतलब ही होता है यहाँ पे रा लगा हुआ है। देखो यहाँ पे रा मतलब ऋषि। तो ऋषि को किससे बोला जाता है? तो मूर्धा से, क्योंकि ऋषि का उच्चारण मूर्धन से होता है। किससे होता है? मूर्धन। अब ए को थोड़ा तोड़ लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? तो ए को जब आप लोग तोड़ लोगे ना तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि जैसे ही आप लोग ए को तोड़ लोगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपका ये होता है। तो ए बनता है आ प्लस ई से। किससे बनता है? आ प्लस ई। आ का मतलब कंठ, ई का मतलब तालु। तो यहाँ पे कंठ और तालु दोनों मिल जाएंगे ना तो क्या बन जाएगा? कंठ तालु। अब बचा सर ओ और औ। तो ओ और औ की बात करें तो ओ का मतलब होता है आ, उ। आ कैसे बोला जाता है? कंठ से। उ कैसे बोला जाता है? ओष्ठ से। दोनों को जोड़ दो बन गया कंठोष्ठ। क्या बन गया आपका? कंठोष्ठ। तो यहां पर ये आपका स्वर हो गया। अब सर बचा हुआ है यरलवा। यरलवा बचा हुआ है तो इसको भी थोड़ा सर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यरलवा भी हमको थोड़ा समझ में आना चाहिए किस प्रकार से यरलवा आता है। या की हम बात करें तो या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ईया मतलब ई का प्रोनाउंसिएशन आ गया। ई का प्रोनाउंसिएशन आ गया तो आपका तालु आ गया। तो यहां पे या किधर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो तालब्य में आ जाएगा। किधर आ जाएगा? तालब्य में। अब देखना
रा मतलब मूर्धा में हो गया, ला मतलब दंत में हो गया। इन दोनों को समझिएगा, रा और ला, इनका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं दंत मूल। क्या बोलते हैं? दंत मूल। ये तो आपका व्यापम के अनुसार है। किसके? जब आप लोग एमपी का एग्जाम देते हो तो रा और ला को दंत मूल कहा जाता है, लेकिन अदर स्टेट में रा को क्या बोलते हैं? मूर्धा। क्या बोलते हैं? तो यहां पे जब आप लोग यूपी या राजस्थान ऐसा ही देते हो तो वहां पर रा को बोला जाता है मूर्धा और ला को क्या कहते हैं? तो ला को बोलते हैं दंत। क्या बोलते हैं? दंत। तो यहां पे यूपी का यदि आप लोग पेपर दे रहे हो या फिर राजस्थान का पेपर दे रहे हो तो रा को मूर्धा में रखा जाएगा और ला को किधर रखा जाएगा? तो दंत में रखा जाएगा। क्लियर हुआ? अब सर एक ही वर्ण बचा हुआ है, इसका भी बता दीजिएगा ना। तो यहां पर देखना उआ, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको देखना। जो आपके पास उआ है ना, इसको बोला जाता है दंतोष्ठ से। किससे? अब दंतोष्ठ से क्योंकि दांत और होंठ, वा के उच्चारण में दांत और होंठ आपस में क्या है? परस्पर मिलते हैं। तो परस्पर मिलते हैं तो देखना वा बोला तो दांत और होंठ आपस में मिले। जब दांत और होंठ आपस में मिलेंगे तो वा जैसे ही बोलोगे तो दांत और होंठ मिल गए तो दंतोष्ठ बन गया मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल। तो यहां पर इसको क्या नाम दे दिया हमने? दंतोष्ठ दे दिया। क्लियर हुआ? जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपका जो पूरा प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे बात आती है कुछ अपवादित शब्दों की, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, आपको दिया होगा छात्रा ज्ञासरा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम चर्चा को जारी रखते हैं। जी चलो, अब देखना यहां पर आपसे मान लो कोई पूछ लेता है कि सर ये बताओ छ, आपको दिया है छ त्र ज्ञा स्रा, सर इसको कैसे बोला जाता है? आपको पता है ये बनता है क प्लस सा से। तो का को कैसे बोला जाता है? कंठ से। कैसे बोला जाता है? कंठ। और इसको कैसे बोला जाता है? मूर्धा से। तो यहां पे कंठ मूर्धा हो गया। क्या हो गया? कंठ मूर्धा। लेकिन इसका उच्चारण नहीं दिया था मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, क्योंकि इसका उच्चारण नहीं किया था, इसका वर्गीकरण नहीं किया था। लेकिन मान लो कभी कभी आपसे पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता सकते हैं। जैसे आपका त्रा का पूछ लिया तो आपको पता है ता प्लस रा से बनता है। तो तावर कहाँ आता है? क च ट त, कंठ तालु मूर्धा और दंत। तो यहाँ पे ये बोला जाता है दंत से और ये बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों मूर्धा से। तो दंत मूर्धा हो गया। क्या हो गया? दंत मूर्धा। अब जा की यदि बात करें तो ये बनता है जा प्लस इया। या तो आपका कंठ हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? तालु हो गया। तो इसको बोलेंगे कंठ तालु से। अब आपका सरा आता है तो इसको कैसे बोलते हैं? तो देखना ये बनता है आपका सा प्लस रा। तो शा को कैसे बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए तालु से, और रा को कैसे बोलते हैं? मूर्धा से। ठीक है, तो ये हो गया तालु मूर्धा हो गया। क्या हो गया? तालु मूर्धा। लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन मेरे प्यारे साथियों नहीं किया गया था, इसका यहाँ पे वर्गीकरण नहीं किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग ज़्यादा होशियार बनते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि यहाँ पे छा को किससे बोला जाता है, लेकिन इसका मूल रूप से या कह सकते हैं व्याकरण रूप से इसका कोई वर्गीकरण नहीं किया था कि इसको कासो कंठ से बोलते हैं, इसको मूर्धा से बोलते हैं। आप लोग समझ सकते हो क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को पता है कि कैसे बना है। जब पता है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चर्चा को जारी रखते हैं। चलो, अब यहां तक हो गया मेरे प्यारे साथियों। अब देखना एक आता है अपने पास द्वित्व वर्ण। क्या होता है द्वित्व वर्ण की यदि बात करें? द्वित्व का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। तो कह सकते हैं कि जब दो वर्ण समान जाति के एक साथ आते हैं, कह सकते हैं कि दो वर्ण
समान जाति के साथ साथ आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण कहते हैं, द्वित्व ध्वनियां कहते हैं, या कह सकते हैं कि दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं। क्या होता है? एक और इसका लिख सकते हैं कि यहां पर दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं तो वो भी आपके क्या कहलाते हैं? तो उसे भी हम क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण कहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा तल्लीन। क्या सुना है? तल्लीन। तो यहां पे ये बताओ, ला और ला दोनों क्या है? समान जाति के हैं, सजातीय वर्ण है। क्या है? जब सजातीय वर्ण एक साथ आते हैं ना तो वो आपका क्या बन जाता है? द्वित्व बन जाता है। चाहे वो आपका डबल ला हो, डबल ता हो, डबल पा हो, चाहे कुछ भी दे दे। जैसे आपको डबल पा दे दे, डबल ला दे दे, डबल ता दे दे, डबल ना दे दे। ठीक है, तो यहां पर देखना, जब भी आपके सामने कुछ इस प्रकार से ध्वनियां आएंगी तो वो आपकी किस में पहुंच जाएंगी? तो द्वित्व में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जगन्नाथ, बिल्कुल, सज्जन, बृहट्टिका, सम्मेलन, सम्मान। ठीक है, तो यहां पर जब भी आपको इस प्रकार से कुछ भी दे देना तो आप लोग समझ लेना कि वहां पे क्या होगा? द्वित्व। जैसे आप लोगों ने एक और सुना होगा अम्मे। तो यहां पर क्या होता है? आपको इसमें क्या दिख रहा है? डबल ला। इसमें क्या दिख रहा है? डबल ना। इसमें क्या दिख रहा है? डबल जा। इसमें क्या दिख रहा है? डबल माँ। इसमें क्या है? डबल माँ। यहाँ पे डबल टा। यहाँ पे क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे हो गया डबल माँ। आपको दे देगा अट्टालिका, तो डबल ठा आ जाएगा, तो वो भी आपका किस में पहुंच जाएगा? द्वित्व में। अब इसकी एक विशेषता याद रखना कि प्रत्येक द्वित्व आपका बलाघात होता है। यहां पर एक विशेषता मैं लिख देता हूं, तो इसको याद रखना कि प्रत्येक द्वित्व बलाघात होता है। क्या होता है? बलाघात होता है। अब बोला सर बलाघात क्या है? तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि बलाघात आपका क्या होता है, किस प्रकार से यहाँ पे बलाघात होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बलाघात बहुत सिंपल है। आपका प्रश्न पूछा जाता है बलाघात के प्रकार कितने होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू व्यापम तो 3 होते हैं, लेकिन व्याकरण के अनुसार 4 होते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आप जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाए ना कि व्याकरण के अनुसार, या सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि आपके जो बलाघात होते हैं वो कितने प्रकार के, तो आपको आंसर लगाना है 3 होता है। कितना होता है? 3। क्लियर हुआ? जी बिल्कुल। द्वित्व को एक बार और समझ लीजिएगा। द्वित्व का मतलब होता है कि जब भी दो समान वर्ण एक साथ आते हैं, या कह सकते हैं सजातीय वर्ण एक साथ आते हैं, जैसे आपने सुना होगा कल्ला, लल्ला, तो यहाँ पर ये जो वर्ण है वो सब किधर पहुंच जाएंगे? द्वित्व में पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट यही है मेरे प्यारे साथियों, और इसको आप लोग नोट कर लो क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक द्वित्व आपका बलाघात होता है। मतलब द्वित्व वर्ण आएगा, आपको रुकना पड़ेगा, और रुकोगे तो वहां पर क्या होगा? बल देना पड़ेगा। किसी भी वर्ण को बोलते समय जब बल दोगे, बल मतलब किसी भी वर्ण पे आघात करोगे, तो वहां पर वो बलाघात बन जाएगा। और प्रत्येक द्वित्व आपका क्या होता है? बलाघात। लेकिन प्रत्येक बलाघात आपका द्वित्व नहीं होता। तो ये भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि यहां पर प्रत्येक बलाघात द्वित्व नहीं होता। जी, तो यहां पर ये वाला बिंदु हमको बहुत अच्छे से विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके जब भी बनते हैं ना तो बनते नहीं है किसी से, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं पता बलाघात क्या होता। बलाघात के ऊपर भी चर्चा करने वाले मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल, तो यहाँ पर बलाघात की जो चर्चा होगी अगले लेक्चर में, स्टार्टिंग से बलाघात ही होगा मेरे प्यारे साथियों, और वर्ण विचार भी होगा, क्योंकि वर्णों का विच्छेद भी करना है, बहुत शानदार तरीके से करना है। किस प्रकार से वर्ण विच्छेद में हमसे गलतियां हो जाती हैं वो भी हमको बहुत अच्छे से सीखना है। तो मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि आपको समझ में आ गया होगा।
जी, तो यहाँ पर आज की क्लास में इतना ही। कल हम आगे देखेंगे और यहाँ पर आगे से हम पढ़ेंगे वर्णमाला को। कल हम समाप्त भी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।